जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी आर वेरी फ्रेश माशाल्लाह. लेक्चर 58 पार्ट बी. सो वेरी नाइस, वी हैड सम रिलैक्सिंग नैप. अच्छा जी, पुराने पर्चा जात का क्वेश्चन नंबर 18 निकालें और आज हम आपको दिखाने लगे हैं कि कितना आसान सवाल आया था सितंबर 2023 वालों के लिए. The following have been extracted from the balance sheet of Uchi Limited, Uchali Limited, गिराई लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2022. ये बैलेंस शीट है या P&L है? बैलेंस शीट. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ रही है, इन्वेंटोरीज आ रही हैं, इंटरेस्ट रिसीवेबल आ रहा है, अकोमुलेटेड लॉसेज आ रहे हैं, रिटेन्ड लॉस जैसे कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग की बजाय एक्रूड एक्सपेंसेस आ रहे हैं. रिक्वायर्ड कंप्यूट द DTL/A. DTL/A. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. DTL/A आप लोगों ने निकालना है किस दिन का? एज ऑन 31 दिसंबर 22. अल्लाह आपका भला करे, यही सवाल की रिक्वायरमेंट है. DTL/A एज ऑन 31 दिसंबर 22. चलें जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारे साल के एंड पे एज ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और पिछले साल के एंड पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं पड़ी हुई. जाहिर यही लग रहा है. हमने सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारे पास है जो कि हमने इसी साल खरीदी अल्हम्दुलिल्लाह. 2021 में नहीं खरीदी थी. एट अ कॉस्ट ऑफ 450 मिलियन. एट अ कॉस्ट ऑफ भाई ये टाइपिंग एरर, इसको सही कराओ. एट अ कॉस्ट ऑफ ₹450 मिलियन. ये 450 मिलियन की हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी है हमारे साल ड्यूरिंग 2022. इसकी फेयर वैल्यू वैसे 2022 के एंड के ऊपर 610 मिलियन है. लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रही है. हमारी ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रही है. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. जी माय डियर बताएं, रिलैक्स होके बताएं ना, ऐसे आप क्या नहीं है बताएं. कैरिंग अमाउंट एक्सेलेंट 420. इस तरह डंके की चोट पे बोला करें बात, खत्म किया करें बात. 420. अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट में ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पे आ रही है? नहीं 610 पे ना शो कर दूं. वो अही के पंगे देखे ना. एक तरफ कह रहे हैं कि हम अकाउंटिंग की नजर में कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं और दूसरी तरफ परेशान करने के लिए बता रहे हैं कि इसकी फेयर वैल्यू 610 मिलियन है. आप सोचें कि आप बैठे हुए हैं FR1 की क्लास में और टीचर ने आपसे कहा है कि कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है और फेयर वैल्यू 610 रुपए है. बताओ किताबों में कितने पे नजर आएगा? मुझे बताएं, 450 पे नजर आएगा, 420 पे नजर आएगा या 610 पे? ये क्या कहानी है? 450, 610, 420. भाई क्योंकि कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है तो डेप्रीशिएट हुआ होगा. अच्छा, डेप्रीसिएशन वगैरह का डेटा उसने कैलकुलेशन का नहीं दिया क्योंकि उसको पता था कि करंट टैक्स की वर्किंग मांगी नहीं. वैसे अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन आप निकाल सकते हैं फॉर द ईयर 30 रुपए. दोनों का डिफरेंस. अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 30 रुपए है, लेकिन उसने डाटा नहीं दिया और कुछ उसने वो भी नहीं किया. निकल सकती है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन क्योंकि करंट टैक्स की वर्किंग उसने मांगी नहीं, सिर्फ किसकी मांगी है? तो बता दें 420 उठाऊं या 450 उठाऊं या 610 उठाऊं? व्हाट इज 420? Carrying amount as per cost model as calculated by FAR1 teacher in FAR1 class. तो ये कैरिंग अमाउंट है. और सर उसने ऊपर लिखा हुआ है बैलेंस शीट में ये चीजें आ रही हैं तो ये सारी वैसे ही कैरिंग अमाउंट से. आप इधर उधर की बातें ना करें, यही कैरिंग अमाउंट हैं सारी. तो ये इतना आसान सवाल था हिस्ट्री का, उसने कैरिंग अमाउंट खुद आपको निकाल के दे दी थी. तो ये 420 है कैरिंग अमाउंट. अच्छा, टैक्स वाले कहते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे जब कभी गेन आएगा ना, जब कभी बिकेगी, फिर हम गेन रिकॉर्ड करेंगे और डेप्रिशिएट नहीं हम इससे करने देंगे. टैक्स बेस बताएं. जब सवाल ने ये लिख दिया ना कि इसका गेन सेल के वक्त रिकॉर्ड होगा तो मींस के मैं 450 से 610 पे नहीं लेके जा सकता प्रॉपर्टी को, क्योंकि टैक्स वाले फेयर वैल्यू मॉडल्स को मानते ही नहीं.
और जब सवाल ने ये लिख दिया डेप्रिशिएट भी नहीं करना मैंने, तो इसका मतलब है ये किस पे रखना चाह रहे हैं। अब टैक्स वालों की बैलेंस शीट में बता दें क्या नजर आएगा। 450 माइनस डेप्रिसिएशन, नहीं 450 में फेयर वैल्यू पे शो करें 450 को, तो टैक्स बेस 450। ये सवाल गलती से आईकैप से बन गया था, ये 7-8 मिनट का सवाल था जो उसने गलती से पता नहीं कितने नंबरों का बना दिया हुआ है, सवाल में कुछ था ही नहीं, 10 नंबर का। चलो शुक्र है मैं 11 बारह नहीं किया छोड़े, थले नंबर वेखे वगैरह बोले सी। अच्छा जी, आप लोग तो नहीं सुन रहे थे ना मेरी बात। बाकी वो डिफरेंस वगैरह निकाल लेंगे, टैक्स रेट भी अब आदत डाल लें क्योंकि टैक्स रेट में बहुत पंगे ले रहे हैं। टैक्स रेट वाला कॉलम अलग से डाला करें और टैक्स। आगे चलें। इन्वेंट्री कितनी है माय डियर? 840। इन्वेंट्री इंपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर इज 660। इस साल इन्वेंट्री इंपोर्ट कितनी हुई है? 660, जिसमें से 40% अनसोल्ड है 31/12/22 को, जिसमें से 40% अनसोल्ड है 31/12/22 को। इधर देखें, इसकी 40% या इसकी 40%। बैलेंस शीट में कौन सी इन्वेंट्री आती है? जो पड़ी हो या जो बिक गई हो? जो पड़ी हो। वो कह रहे हैं इंपोर्टेड इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर 668, दिस इज अ फिगर ऑफ परचेज फॉर द ईयर, दिस इज अ फिगर ऑफ परचेज ऑफ लोकल इन्वेंट्री और परचेज ऑफ इंपोर्टेड इन्वेंट्री। चले, अब मुझे आप बताएं कि इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट क्या है? 840। इसमें से मेरी इन्वेंट्री लोकल वाली और मेरी इन्वेंट्री इंपोर्टेड वाली मुझे अलग अलग बता दें कितनी है। डब्बा बना लें, ना बनाएं डब्बा, कोई मसला नहीं, ऐसे लाइन लगा दें, जैसे भी कर लें। मुझे मैंने कैरिंग अमाउंट यही लेनी है क्योंकि मुझे बैलेंस शीट में यही दी हुई है, मैं तो 840 से नहीं हटूंगा। 840 तो मेरी कैरिंग अमाउंट है। अब 660 की परचेज की, सवाल ये भी तो कह सकता था कि टोटल इन्वेंट्री एट द ईयर इंक्लूड 40% इन्वेंट्री विच इज इंपोर्टेड, इस तरह भी कह सकता था। सवाल ने कहा परचेज की है इन्वेंट्री 660 की बाहर के मुल्क से, उसमें से 40% पड़ी रह गई है, तो ठीक है, बाकी बिक गई होगी। तो अब मुझे आप बताएं, अगर मैं इंपोर्टेड इन्वेंट्री निकालना चाहूं तो वो कैसे निकलेगी? 660 का, अच्छा 660 के 60% का क्या करना है मुझे? क्या वो क्लोजिंग, वो बैलेंस शीट में है ही नहीं, वो तो बिक गई है। 660 के 60% तो बिक गई है। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का मतलब होता है सिर्फ कि बुक वैल्यू से खेलो, गई वो गई। मुझे तो 660 से कंसर्न ही नहीं, मुझे 660 से कंसर्न है या 660 की जो बाहर के मुल्क से मंगवाई है उसमें से क्लोजिंग से कंसर्न है, क्योंकि मैं सिर्फ डेफर्ड टैक्स की वर्किंग कर रहा हूं। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग की हेडिंग क्या होती है? तो परचेज फॉर द ईयर इग्नोर करें, एज ऑन बताएं कितनी है। बाकी बैलेंसिंग आपने निकालनी है, लोकल इन्वेंट्री निकाल लें। 576। This is the figure which was appearing in my balance sheet. This was imported inventory, so it is local inventory. अल्हम्दुलिल्लाह अगली एडजस्टमेंट आपने पढ़ी हुई है, ये खुद ही बता दें। अंडर द टैक्स लॉस, फॉरेन लॉसेस आर कंसिडर्ड एट पास ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। टैक्स वाले कहते हैं कि फॉरेन लॉसेस को एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाओ, लेकिन वाले क्या कहते हैं? एक्सपेंस आउट करो। I-21 में फॉरेन लॉसेस को एक्सपेंस आउट करते हैं, लेकिन टैक्स वाले क्या कहते हैं? एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाओ। अब थोड़ा थोड़ा याद करें, एक सवाल किया था, पता नहीं है वो इधर
बस ये सवाल किया था ना, अब वो सवाल तो पास पेपर का ये वाला सवाल था ना, लेकिन उसमें अब इस वक्त वो मुझे फिगर्स नहीं मिल रही जो मैंने आपको जो है वो लिखवाई थी। हमने क्या किया था पास पेपर क्वेश्चन 12 में, अकाउंटिंग वालों ने एसेट को 460 पे ही पड़ा रहने दे दिया था और टैक्स वालों ने 20 मिलियन को एसेट की कॉस्ट में डाला था। इस तरह की कोई कहानी शायद डिस्कस की थी, आपको याद होगा। तो ये पास पेपर के क्वेश्चन 12 जैसी एडजस्टमेंट है। आप बता दें माय डियर, इंपोर्टेड इन्वेंट्रीज की जब मैं पेमेंट करने गया तो फॉरेन एक्सचेंज लॉस आया 100 और टैक्स वाले अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस को एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाओ, लेकिन हम अकाउंटिंग वालों ने नहीं बनाया होगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस कैरिंग अमाउंट में नहीं पड़ा होगा क्योंकि अकाउंटिंग वाले P&L में डालते हैं, टैक्स वाले कह रहे हैं कैपिटलाइज करो, कराएं जी। अब आप मुझे ये बता दें कि टैक्स बेस 264 की क्या बनेगी, कैलकुलेटर पकड़ के बताएं। सॉर्ट ऑफ एक वर्किंग कर लें, वर्किंग नंबर 1। तो परचेज प्राइस बताएं, क्लोजिंग की ना, क्लोजिंग स्टॉक की, इंपोर्टेड परचेज प्राइस 264। मेरे भाई याद रखिएगा, अगर सारे इंपोर्टेड स्टॉक पे लॉस आया 100 मिलियन तो जो 40% क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा गया है अब उसी का लॉस उठाएंगे ना। ये 100 मिलियन सारे पे लॉस है या क्लोजिंग स्टॉक पे लॉस है, बता दें जल्दी। पेमेंट ऑफ इंपोर्टेड इन्वेंट्री रिजल्टेड इन लॉस ऑफ 100 मिलियन, तो ये लॉस सारी इन्वेंट्रीज के या क्लोजिंग स्टॉक के? तो मुझे सिर्फ मुझे बैलेंस शीट में क्या लेके जानी होती है, क्लोजिंग। तो बताएं 100 का कितने % डालूं? अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स की क्लास अगर आपको याद हो, एक्सचेंज लॉसेस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाते थे। नहीं भी याद तो मैंने आपको पास पेपर क्वेश्चन 12 करवाया हुआ है। एक्सचेंज लॉस सारी परचेज पे 100, हमारी क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए स्टॉक पे 30। हाँ जी, उसमें फिर ऐसे ही करते हैं। अभी जो है ना एक सवाल मैं करवाने लगा हूं करंट टैक्स के एतबार से भी, उसके बाद फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके अच्छा जी, अब आगे बताएं बाकी स्टॉक का क्या करें। 576 का, इस पे भी तो आया होगा एक्सचेंज लॉस, ये इंपोर्टेड है ही नहीं, कोई लिखा ही नहीं हुआ सवाल में, ये लोकल है। अब क्या करें? एक्सेलेंट, बराबर ले लें, बराबर ले लें। बस मैं एरो खींच रहा हूं ताकि घर जाके आप परेशान ना हो। इसको इधर लिख लें बस, 576 बराबर ले लें। बाकी के बारे में नहीं बताया, अल्लाह का शुक्र है, फिर हमारे और टैक्स वालों में कोई इख्तलाफ नहीं होगा। इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो पड़ी हुई है, एक बोतल है 5 रुपए की खरीदी है, टैक्स वाले भी कह रहे हैं 5 रुपए की खरीदी है, तो क्या इख्तलाफ है, कोई मसला नहीं। एक एडजस्टमेंट मैंने आपको जरूर करवानी है, वो एनआरवी लॉस की है, वो कभी करवाऊंगा जो टेस्ट में आई थी। एनआरवी लॉस की एडजस्टमेंट कर लेंगे। डन जी, एनी कंफ्यूजन? चलें आगे, इधर देखें सारे। टैक्स वाले एक्सचेंज लॉसेस को एसेट की कॉस्ट का, लेकिन अकाउंटिंग वाले एसेट की कॉस्ट का पार्ट, इस वजह से थोड़ी सी प्राइस कम आ रही है, वो 264 आ रही है, ये 304 आ रही है। चलें आगे, अगली एडजस्टमेंट। ये वर्किंग 1 थी हमारे सवाल की। नेक्स्ट, अगली एडजस्टमेंट तो आसान है, देख लें, वो सफा मेरा गुम हो गया। अब देखो ना किताब पे देख लो अगली एडजस्टमेंट। हाउ टू टैकल प्रिपेयर टी काउंट। यार वैसे तो टी काउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैरिंग अमाउंट सवाल में अवेलेबल है और डेफर टैक्स की वर्किंग खाली मांगी हुई है और कैरिंग अमाउंट इसकी 65 रुपये नज़र आ रही है।
लेकिन अगर आपने पंगा लेना है तो टी अकाउंट बना लें। इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर इज 120, आउट ऑफ विच 65 वाज रिसीवेबल ऑन 31/12/22। तो अब देखिए फायदा क्या होगा इंटरेस्ट इनकम अकाउंट बनाने का। कैरी डाउन कितना है और इनकम, तो बाकी क्या हो गया कितना, इन करंट टैक्स वर्किंग रिवर्स इनकम एंड रिकॉर्ड, however in deferred tax working carrying amount will appear and tax base will be under tax laws interest is taxable on accrual basis in पिछला साल, however in our साल interest is taxable on receipt basis। जी आ रहा हूं बस। however in our साल interest is taxable on, आप बताएं हमारे साथ से रिसीट अकाउंटिंग शुरू हो गई है, जल्दी बताएं क्या करें, कैश अकाउंटिंग एक्रूवल अकाउंटिंग? अल्हम्दुलिल्लाह कैश अकाउंटिंग, बट टैक्स बेस जीरो लें, कोई लंबी चौड़ी डिस्कशन नहीं। इंटरेस्ट रिसीवेबल बताएं और सबसे बड़ा पंगा लिया था आईकैप ने ये शो करके 80, ये मैंने अभी अकाउंट में नहीं डलवाया, इसका कोई फायदा नहीं था माय डियर, ये अकाउंट गलत है, ब्रॉड डाउन 80 है, फिर कैश आना था बैलेंसिंग, ठीक है, लेकिन इन फिगर्स का फायदा कोई नहीं था। इन द एंड सवाल के मैं आपको ये लाइन कटवा दूंगा कि पिछले साल की डेफर टैक्स की वर्किंग मांगी नहीं, डेफर टैक्स की वर्किंग किस दिन की मांगी है, एज ऑन 31/12/22। अब कोई अगर वो 21 की डाटा देता ना और 22 का मिसिंग करता तो फिर मुझे 21 के अकाउंट बना के 22 की फिगर्स कैरी डाउन निकालनी पड़ती। अब जब उसने 22 के कैरी डाउन भी दे दिए, 21 के कैरी डाउन भी दे दिए, तो ये कंफ्यूजिंग था बच्चों के लिए कि 21 के कैरी डाउन को क्या करना है। हालांकि क्लास में कई दफा बताया जा चुका है 22 की वर्किंग हो रही है तो सिर्फ 22 के ही कैरी डाउन उठाने हैं। तो ये फिगर्स बस ऐसी दी हुई थी, अब मैं क्या करूं, इनका हाल मेरे पास कोई नहीं। ओके चलें जी, अगली तो बड़ी आसान एडजस्टमेंट है 0.4, ये करें 0.4 करें, पास पेपर क्वेश्चन 9 में की थी ये। हो गया भाई अगला पॉइंट आसान सा, 2 हिस्से कर देना उसके। इंटरेस्ट रिसीवेबल नोट कर लिया आप लोगों ने, कैरिंग अमाउंट 65 और टैक्स बेस 0। एक्रूड एक्सपेंसेस इंक्लूड पेनल्टी पेएबल, अच्छा एक्रूड एक्सपेंसेस इंक्लूड पेनल्टी पेएबल, कितना है पेनल्टी पेएबल 42, बैलेंसिंग बताएं 190 नो टी। अच्छा एक्रूड एक्सपेंसेस टोटल कितने हैं 232, इसमें फाइन पेएबल 42, अदर एक्रूड एक्सपेंसेस 190 0 190। अब ये 232 की जरूरत है नहीं है, ठीक है कोई मसला नहीं, इसको डब्बे में ले लें, हमने तो कभी अपनी जिंदगी को डब्बे में नहीं लिया। 190 और 42, ओके जी आगे चलें। यार बड़ा तेज है, तो इसका भी नहीं ना किया कर ऐसे मेरे साथ, मुझे लगता है कहीं जानी है ये फिगर।
अच्छा जी आगे चलें। ड्यूरिंग द ईयर यू विल ऑल्सो पेड पेनल्टीज ऑफ 56। ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, आप वेस्टेज ऑफ टाइम है सारा। अगर आपने बनाने तो पेनल्टी एक्सपेंस का अकाउंट बनेगा। ओपनिंग पेएबल आएगा 6, क्लोजिंग पेएबल आएगा 42 और एक्सपेंस आएगा पेड दिया हुआ है। गुड नाइस। पेड कितना 56 और एक्सपेंस 92। अच्छा अब ना बोलें हाउ टू टैकल, क्योंकि ये अजीब ही अकाउंट होते हैं। अब हाउ टू टैकल ना बोलें, अब एक काम करना है, करंट टैक्स की वर्किंग में 92 उल्टा देना है और माइनस करना है 56। नहीं 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 नहीं, तो नेवर अलाउड, नेवर अलाउड। करंट टैक्स की वर्किंग में 92 उल्टा देना है। अभी मैं आपको अकाउंट बनाने का टाइम देता हूं, लेकिन किताब पे बनाइएगा, सोल्यूशन में नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है अकाउंट बनाना। करंट टैक्स की वर्किंग में आपने 92 को उल्टा देना है, बिकॉज इट इज डिडक्शन नेवर अलाउड। और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में कैरिंग अमाउंट विल अपीयर एंड टैक्स बेस will be equal to y because it is a permanent difference। तो अकाउंट बना के लिखें, किताब पे अकाउंट बनाएं, सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है ये। करंट टैक्स की वर्किंग में सिर्फ 92 उल्टाएंगे, माइनस नहीं करेंगे 56 बदले में, क्योंकि डिडक्शन नेवर अलाउड। डेफर्ड टैक्स में क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट विल अपीयर एंड टैक्स बेस विल बी टेकन इक्वल टू कैरिंग अमाउंट, बिकॉज वी डू नॉट वांट द क्रिएशन ऑफ टेम्परेरी डिफरेंस। जी क्या क्या बराबर ले लूं। अब ये सारा करने के लिए टी काउंट बनाने की जरूरत थी, क्योंकि कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस चाहिए थी। सॉल्यूशन में नहीं बना हुआ, लेकिन हमने जरूर बनाना है, क्योंकि कल कल को ये पूरा फुल फ्लेज सवाल आ जाए तो हैंडल भी करना है ना। फिर इसमें करंट टैक्स भी साथ साथ चल रही है, पहले भी जैसे किसी ने पूछा। ओके अच्छा, रिमेनिंग अंडर द टैक्स लॉस पेनल्टीज आर नेवर डिडक्टेबल, हाउएवर द अदर एक्सपेंसेस आर अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। अदर एक्सपेंसेस बचे हुए हैं, मुझे तो लग रहा है अदर एक्सपेंसेस बचे हुए हैं। अदर एक्सपेंसेस भी पेएबल हैं, दीज आर डिडक्टेबल ऑन पेएबल बेसिस, दीज आर डिडक्टेबल ऑन पेमेंट बेसिस। ये अगर आप लोगों ने एक्रूड एक्सपेंसेस का अकाउंट बनाना है तो वो भी बन सकता है। देखिए ऊपर अदर एक्सपेंसेस आर अलाउड ऑन, और ये अकाउंट्स पूरे हो जाया करते हैं। मैंने आपको बताया था इनमें परेशान ना हुआ करें। मुझे पता है इधर P&L की फिगर आनी है, इधर कैश की फिगर आनी है, ये अकाउंट पूरे नेट करके कर लिया करें, उसमें क्या फर्क पड़ता है, या ये दोनों दे दे या दोनों में से एक दे दे। तो नेट नेट कितना आ गया 50। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। करंट टैक्स की वर्किंग में, करंट टैक्स की वर्किंग में रिवर्स खर्चा रिकॉर्ड पेमेंट आप करेंगे करंट टैक्स में। इन कैरिंग अमाउंट विल अपीयर, हाउएवर टैक्स बेस विल बी। ये अकाउंट बना लें, मुझे लगता है आप लोगों ने पंगा लेना है, कभी पूरा पूरा सवाल आ गया तो फिर परेशान होने आप लोगों ने। कैश अकाउंटिंग फॉलो हो रही है ना, तो कैश अकाउंटिंग में क्या करते हैं बताएं, रिवर्स एक्सपेंस एंड रिकॉर्ड पेमेंट। ये अकाउंट अल्हम्दुलिल्लाह बन सकता है, इतना डाटा अवेलेबल है, पूरा अकाउंट बन सकता है। लेकिन ये भी किताब पे बनाना है, किसी तरह सॉल्यूशन में नहीं बनाना। छोटा सा लिख ले, करंट टैक्स में 54 माइनस करेंगे। वैसे तो खर्चा भी उल्टाएंगे, लेकिन वो खर्चा है ही नहीं, गिवन नहीं है।
अच्छा भाई, नाउ कैरिंग अमाउंट विल अपीयर, हाउएवर टैक्स बेस विल बी 0। भाई ये अकाउंट्स को इजी ना लें, ये कल कलाम को किसी सवाल में बनाने पड़ सकते हैं, इस तरह का सवाल आ गया तो। ओके लो जी, मशहूर जमाना एडजस्टमेंट आ गई फारक किस्म की। जल्दी बता दें क्या करना है, किस पे डेफर्ड टैक्स एसेट बनाऊं? नहीं नहीं नहीं, 25 या 30% नहीं, मेरा सवाल अभी कुछ और है। 550 पे बनाने हैं या किस पे बनाने हैं डेफर्ड टैक्स एसेट? क्यों? पता नहीं फ्यूचर में प्रॉफिट आए ना आए। अच्छा, ये 550 होता क्या है? सारे इधर देखें, 550 होता क्या है? 550 माय डियर ये होता है, बताने लगा हूं कि 2020 में 10 रुपए का लॉस आया, 2021 में 40 रुपए का लॉस आया, और 2022 में 500 रुपए का लॉस आया। अनयूज टैक्स लॉस एज ऑन 31/12/22 से जितने अनयूज्ड एज ऑन, ठीक है? तो एज ऑन अनयूज लॉस कितने? इसमें हम करते क्या होते थे, फिर हम इधर 500 लिखते थे और पुराना वाला 40 और 10, टोटल एज ऑन लॉस 550। तो कितने लोगों को याद है जो लॉस एज ऑन होता है उसे इस साल की डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में लेके जाएंगे और अगले साल करंट टैक्स में माइनस करने की कोशिश करेंगे? यही मेथोडोलॉजी है। तो व्हाट इज लॉस एज ऑन 31/12/22? इट इज एक्सपेक्टेड आफ्टर 3 years सफिशिएंट प्रॉफिट्स विल बी अवेलेबल। और आफ्टर 3 year छोड़ मेरे भाई, आफ्टर 50 years भी अगर प्रॉफिट्स आने की उम्मीद है तो आप इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट बना लें, कोई मसला नहीं। तो ये अनयूज्ड लॉसेस हैं कितने? इस पे रेट मैं अभी नहीं लगा रहा, रेट लगा देंगे अभी। इस पे डेफर्ड टैक्स एसेट बनाने हैं। सवाल खत्म, मुझसे इतना सा सवाल था। अब रिक्वायरमेंट और आखिरी लाइन पढ़ लेते हैं। मसला कहां आता है? मसला बस यहां मसला आता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तो बहुत सी एडजस्टमेंट्स ना बच्चों को करा दी हुई थी, आज मैंने आपको कराई पहली दफा, इसलिए आप लोगों के लिए नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की एडजस्टमेंट्स इस अटेम्प्ट से पहले बहुत से बच्चों को करा दी हुई थी। इन एडजस्टमेंट्स का हमारे पास कोई हल नहीं है। ये तो है कि जो मर्जी चीज डाले उठा के, इक्का दुक्का एडजस्टमेंट उसने डालनी होती है। तो मसला सिर्फ यहाँ पे आया था जब यहाँ पे बच्चों का लग गया लॉक, नई एडजस्टमेंट पहली दफा देखी, नजर नहीं ओ मसला सिर्फ ये होता है और कोई मसला नहीं होता। आगे इजी मार्क्स छुपे होते हैं, उनको नहीं देखते। अच्छा जी, हमारा साल है 22। जरा मुझे आप लोगों ने बताना है कि यहां कौन सा रेट यूज होने। हाँ छोड़ें इंटरेस्ट को, छोड़ें, वो तो मेन मार्क्स तो ले, इंटरेस्ट का तो एक आधा नंबर होगा। मैं तो यहाँ कौन सा रेट यूज होने? 30%। एक्सेलेंट, 30%, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज ऑलरेडी टेस्टेड इन पास पेपर। क्वेश्चन नंबर 1-2 सफे पीछे होगा या 1-2 सफे आगे होगा, इस तरह की डायग्राम भी बनी हुई है उस सफे पे। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 14 रेफरेंस के तौर पे नोट कर लें, फिर कभी घर में जाके रिवाइज भी कर लीजिएगा। अभी छोड़ें, हम लॉजिक पे कर लेते हैं, रिवीजन किए बगैर लॉजिक पे चलते हैं। 2022 में और इससे पहले रेट कितना था? 25%। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेट यूज होता है करंट टैक्स और रिकॉन में। जो हमारे साल का रेट है वो यूज होता है करंट टैक्स और रिकॉन में। 2023 और इसके बाद रेट है 30%।
अभी मैंने ये स्टार नहीं पढ़ा, इसको छोड़, अभी मैंने ये स्टार नहीं पढ़ा। 2022 और इससे पहले रेट था 25% और 2023 और इसके बाद रेट है 30%। ओ, हमारे साल पता चल गया है। अब अगर मैं अपने साल के एंड पे खड़ा हूं और मुझे पता चल गया कि अगले साल रेट 30% है, तो अब जिन जिन चीजों पे मैंने डेफर करके टैक्स देना है उन पे मैंने कितने परसेंट पे देना है? तो प्लीज इस साल की करंट टैक्स की वर्किंग में यही रेट यूज होगा और इस साल की रिकॉन में भी यही रेट यूज होगा 25%। बाकी हमारे साल खड़े होकर अगर अगले साल का बोलें रेट पता चल जाए तो डेफर टैक्स की वर्किंग में, दिल में जगह होनी चाहिए, इधर जगह ही नहीं है सोफे पे, डेफर टैक्स की वर्किंग में अगले साल का रेट यूज करें। नोट कर लें। करंट और रिकॉन में कौन सा यूज होने? 25%। करंट रिकॉन में 25%। हमारे साल खड़े होकर अगर अगले साल का रेट पता चल जाए, अपना ही फिक्रा नहीं पड़ा जा रहा, चल जाए तो डेफर टैक्स की वर्किंग में अगले साल का रेट यूज होगा। गुस्से में आया मरीज, डॉक्टर साहब क्या दवाई लिखी है? डॉक्टर साहब ने कहा मुझे खुद भी नहीं पढ़ा जा रहा अब तो। साथ वाले से डील कर लें, कोई बकरे शकरे इसने लेके रखे होंगे घर में, इसी से कर लें डील अभी बैठे बैठे। चलें, वक्त कम है, मुकाबला हार्ड है। एंड इट सीम्स लॉजिकल एज वेल कि डेफर करके अब जो हमने टैक्सेस देनी है, जनरल टैक्स रेट भी अगले साल का पता चल सकता है। आमतौर पे तो होता था इंटरेस्ट और डिविडेंड वगैरह का रेट अगले साल का पता चलता था पास पेपर क्वेश्चन 9 में, लेकिन इस सवाल में अगले साल का जनरल रेट भी पता चल रहा है और इंटरेस्ट का भी यही हाल है। 15% रेट है 22 में, लेकिन अब 23 एंड ऑनवर्ड्स रेट क्या हो गया है? और मेरा इंटरेस्ट रिसीवेबल रिसीव अगले साल होना है, इसलिए इस पे भी डेफर करके टैक्स अगले साल देना है। टैक्स रेट्स बता दें जी। 30%, 30%, 30%। 840 को छोड़ें, 840 को कहीं नहीं लेके जाना भाई, जब अलग अलग करके लेके तो 840 को कहां लेके जाना है? कहीं नहीं। इंटरेस्ट 20%, 30%। इसका वैसे कोई फायदा नहीं, इसका डिफरेंस ही नहीं है, चलें रेट लगाने लगा दें ऐसे ही। और अनयूज लॉस पे भी 30%। चलें, टीटीडी डीटीडी सोच लें, सोच लिए, रूल्स लगा लें बेशक, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल चपेट, रूल थप्पड़।
कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन इट इज डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अच्छा यार, ऐसे जो है ना, सोचा ना, तो कोई बच्चा क्लास के बाद आके पता क्या कहता है, अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में 420, और देख लो इतने एक सेकंड, अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में 420 डेप्रीशिएट करेंगे और टैक्स वाले फ्यूचर में 450 डेप्रीशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है टैक्स वाले डेप्रीशिएट नहीं करते। तो मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कैसे सोचूं लॉजिक पर। इसका तरीका बताया था, बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के आराम से सोचना है कि अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में 420 डेप्रीशिएट करेंगे और टैक्स वाले जब कभी एसेट बिकेगा तो फर्ज कर लें 450 का एसेट स्क्रैप में बिक गया और ₹0, तो 450 का लॉस आ जाएगा। बस अकाउंटिंग वाले 420 को डेप्शन के तौर पे डाल देंगे, टैक्स वाले 450 को लॉस के तौर पे रिकॉर्ड कर लेंगे, तो कोई मसला नहीं। वो गेन भी आ सकता है, उससे भी एक दफा लॉजिक किसी ने पूछा था तो समझा दी थी, तो लेकिन बस रूल लगा लें यहां पे, कोई नहीं। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन टैक्स बेस ऑफ एसेट। इधर भी यार इसमें भी लॉजिक होती है, देखें अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में कॉस्ट ऑफ सेल में डालेंगे 264 और टैक्स, इन्वेंट्री आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल में जाती है। इन्वेंट्री का फ्यूचर क्या है? मैं आप लोगों का फ्यूचर नहीं पूछ रहा, इन्वेंट्री का फ्यूचर पूछ रहा हूं। इन्वेंट्री का आपको तो ब्राइट है, इन्वेंट्री का फ्यूचर क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल में जाना है, और क्या फ्यूचर है इसका? इन्वेंट्री बैलेंस शीट में पड़ी रहती है हमेशा या कॉस्ट ऑफ सेल में चली जाती है? तो ये कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगी और ये अब टैक्स वालों की ज्यादा जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल में। अकाउंटिंग वाले कितना लेके जाएंगे फ्यूचर में कॉस्ट ऑफ सेल में? 264। टैक्स वाले ज्यादा लेके जाएंगे तो डिडक्टेबल इन फ्यूचर। डन। एसेट का फ्यूचर क्या है? डेप्रिशिएट। इन्वेंट्री का फ्यूचर क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल। इंटरेस्ट रिसीवेबल तो आपको पता है, और एक्रूड एक्सपेंसेस भी पता है। अनयूज्ड लॉस पे तो वैसे ही डेफर्ड टैक्स एसेट बनता होता है, so there is no need to waste this time on this ugly question. Let us move on next question. क्वेश्चन नंबर 16, इसकी पहली 2 एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, बाकी एडजस्टमेंट्स इंशाल्लाह उधार रही क्योंकि वो अभी नहीं हो सकती। Prepare a note for taxation in deferred tax liability / asset as on 31 दिसंबर 20 and 31 दिसंबर 21। तो अगले सफ़े पे मिसाल, अब आप पता नहीं अभी सफ़े पे जगह छोड़ेंगे क्या करेंगे, रजिस्टर जब आप लोग निकालेंगे तो वॉल्यूम 2 शुरू हो चुके होने हैं। चलें, हमें क्या जगह छोड़ देंगे, ठीक है, फिर कराना होगा तो आपको बता दूंगा कि वो रजिस्टर ले आए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने? 105 मिलियन। ऑन 1 जुलाई 2020, पिछले साल के मिड में, यहां ऊपर नजर मारा करें ना फौरन, पिछले साल के मिड में हमने खरीदी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 50 मिलियन की। द फेयर वैल्यू ऑन 31/12/20, पिछले साल के एंड पे फेयर वैल्यू है 55 और हमारे साल के एंड पे फेयर वैल्यू है 65 और हम फॉलो कर रहे हैं, आज के सवाल में हम फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। पहले आसान मार्क्स लें, आसान मार्क्स लें। रिक्वायरमेंट नंबर ए पहले सफे पे नोट बन जाएगी। रिक्वायरमेंट नंबर बी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी / एसेट एज ऑन 31/12/20 और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी / एसेट एज ऑन 31/12/21। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बताएं माय डियर। कैरिंग अमाउंट जल्दी से बता दें, आप बड़े हो गए हैं। कैरिंग अमाउंट
55 55 बोला करो, आप पहले बोलते हो, बोला करो जल्दी। 55 और 31 12 21 की 65। जल्दी करें नोट, फिर आपने घर भी जाना है। ओके अब तो हमने डरते डरते घर वालों को बताना छोड़ दिया है क्या सैटरडे है। आप लोगों के तो घर वाले खुश होते होंगे, चलो ज्यादा पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, कुछ कर ही रहा होगा बैठ के। वर्किंग नंबर 2, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने की खरीदी है? 50। कैरी डाउन, आज की क्लास ली थी वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स वाली, वही है। एडिशन आ गई, कैरी डाउन अमाउंट आ गई, डिफरेंस P&L में ले जाएं। P&L 5, फिर ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन 60 जी, P&L उसी साइड पे आ रहा है, P&L 10। ये क्या वजह है, मैंने कैरिंग अमाउंट सवाल से ही उठा ली थी, टी काउंट से देखें क्या आ रही है। मैंने तो सवाल से ही उठा ली थी कैरिंग अमाउंट, टी काउंट से देखें क्या आ रही है, वही आ रही है 55 और 65। तो अगर कभी टाइम सेव करना हो और जल्दी वो पेपर वो छीनने वाला हो तो उसे कहने ठहर जा, मुझे 55 65 कैरिंग अमाउंट में लिखने दे, ये इंशाल्लाह 49 से 51 आ जाने मेरे। एक मिनट खुदा के लिए ना चीनी, तो ये 55 65 फिर लिखा ही टी काउंट बनाने के चक्कर में ना पड़िएगा। जहां से इजी मार्क्स मिल रहे हो वो ले लिया करें, पता नहीं हमें कहीं से भी नहीं मिल रहे होते, ऐसे ना सोचा करें, लोग 4-4 पेपर निकाल रहे हैं, इस तरह की बातें सुना सुना के ना हमें आसमानों पे चढ़ा देते हैं। टैक्स वाले कहते हैं कि डेप्रिसिएशन जो है 10% पे, पिछले सवाल में आपने देखा था टैक्स वाले कह रहे थे हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेप्रिशिएट नहीं करना। असल में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इधर कह रहे हैं इसको 10% पे डेप्रिशिएट कर दो और फुल ईयर डेप्शन लगानी है इन द ईयर ऑफ परचेज, फुल ईयर डेप्शन लगानी है इन द ईयर ऑफ परचेज। तो ये IFRS वालों ने तो इसको आसमानों पे पहुंचाया हुआ था फेयर वैल्यूज रिकॉर्ड करके, और टैक्स वाले कह रहे हैं इसको डेप्रिशिएट करो। ये एडिशन 50, डेप्रिसिएशन 50 इंटू या लाइफ दी हुई है क्या है, इंटू 6/12 फुल ईयर डेप्शन द ईयर ऑफ परचेज 40 WDV मेथड है। ऑन कॉस्ट, ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड है। अगले साल भी डेप्रिसिएशन किस पे लगाएं, हर साल डेप्रिसिएशन 50 पे ही लगानी है, एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बने। कैरी डाउन जी, टैक्स बेस बता दें, टैक्स वालों की बीवी, टैक्स वालों की बीवी 45 से गिर के 40 पे चली गई। गिर की रही है टैक्स वालों की बीवी, कमजोर होगी, हाथ धोती है, क्योंकि एसेट क्या हो रहा है, डेप्रीशिएट हो रहा है। मैं ये तो नहीं कह सकता चलते चलते गिर रही है। 45 और 40, कोई बंदा करंट टैक्स की वर्किंग कर दे, अगर उसको IAS 12 की थीम पता चल गई है कि IAS 12 चाहता क्या है, ओवरऑल हर जगह IAS 12 चाहता क्या है,
कि किनके वाला क्या करो और किनके वाला क्या करो। अच्छा, मजे की बात ये बनी कि चारों फिगर थी लेस करनी है, हमने चारों फिगर थी लेस करनी है, अजीब सी एडजस्टमेंट बनी, चारों फिगर थी लेस करनी है। टैक्स वाले डिप्रिशिएट कर रहे हैं, इसलिए वो फेयर वैल्यू मॉडल को, अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टाकर टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दो। अगर अकाउंटिंग वाले भी कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे होते तो फिर डेप्रिसिएशन के रेट का फर्क होता, बस फिर तो कोई मसला नहीं था, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा के टैक्सेशन माइनस। लेकिन अब अकाउंटिंग वाले फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं और फेयर वैल्यू मॉडल में भी उनको गेन आ रहे हैं, लॉस भी तो आ सकता था किसी साल, फेयर वैल्यू मॉडल में भी उल्टा उनको गेन आ रहे हैं। अब गेन उल्टाना है और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है तो डबल डबल मजे, यानी दो चीजें माइनस होंगी और हमारा टैक्स सेव होगा काफी। लेकिन फ्यूचर में ये डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं जब ये चीजें बिकती हैं। ओ, चारों फिगर्स कैसे? वो तो करंट टैक्स की वर्किंग सिर्फ 1 साल की मांगी हुई है, नोट तो 1 साल का मांगा हुआ है, फिर करंट टैक्स की वर्किंग बस 1 ही साल की काफी है। इधर 2021 फेयर वैल्यू गेन जो FR1 वाले टीचर रिकॉर्ड करवाते थे P&L में, उसे हम उल्टाएंगे और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। जी, ये 2021 की उठाई है ना दोनों चीजें? हाँ, 2021 की उठानी थी, पता चले 2020 की उठाई हूं। मैंने एक एसेट परचेज किया है फॉरेन करेंसी में, और इस पे एक्सचेंज लॉस आया है 3 रुपए। बोले एज पर टैक्स रूल्स फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस आर पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, अब ईयर एंड के ऊपर क्या होगा? ईयर एंड के ऊपर, ईयर एंड के ऊपर जो मेरा पीपी होगा उसकी कैरिंग अमाउंट होगी 50 माइनस अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन, ऐसे ही है, और टैक्स बेस होगी 53 माइनस टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। इज इट सो? और करंट टैक्स की वर्किंग में डेप्रिसिएशन तो उल्टेंगी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टेगी, टैक्स माइनस होगी, वो मुझे नहीं, वो आप कर लेंगे, उसका मसला नहीं है। करंट टैक्स की वर्किंग में क्या होगा? एड बैक होगा एक्सचेंज लॉस, एड बैक होगा। अब बड़ा जो है वो तसल्ली से इस सारी डायग्राम को सोच लें और बेसिक से कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा लें। मैंने एसेट बाजार से कितने का खरीदा? ये मैंने बाजार में पेमेंट किया, मुझे नुकसान, जब फॉरेन करेंसी में खरीदा था, पेमेंट करते हुए लॉस आ गए, मुझे लॉस कितना आया एसेट पे? 3 का। अकाउंटिंग वाले कहते हैं यार ये एसेट 50 का ही है, टैक्स वाले कहते हैं नहीं यार 53 का कर लो, और ये छोटा सा इख्तलाफ है। अब अकाउंटिंग वालों की नजर में कैरिंग अमाउंट होगी 50 माइनस इस साल की डेप्रिसिएशन, क्योंकि ईयर एंड पे तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगी ना, और टैक्स वालों की नजर में डेप्रिसिएशन की वजह से इस कॉन्सेप्ट को की गड़बड़ ना किया, डेप्रिसिएशन से क्या फर्क पड़ता है, ये कॉन्सेप्ट तो बेसिक सा है, विदाउट डेप्रिसिएशन समझना होता है।
तो ये लोग 53 पे एसेट को रखेंगे। लेकिन अब 3 का जो फर्क है ये परमानेंट नहीं है कि इधर 53 है और इधर 50 है, ये कोई परमानेंट डिफरेंस नहीं है। आप बताएं, आप लोगों ने जो है IAS 21 में एक्सचेंज लॉसेस कहां डाले थे? किसी को याद हो IAS 21 में एक्सचेंज लॉसेस कहां डाले थे? P&L में। तो आपने एक्सचेंज लॉसेस P&L में, जब आपने एक्सचेंज लॉसेस P&L में डाले थे तो अब टैक्स वाले कहेंगे ये लॉस को हम नहीं मानते, इसे एसेट की कॉस्ट में डालो। तो मेरे ख्याल से तो फिर लॉस को उल्टाना पड़ेगा। नोट कर लें, रिवीजन ऑफ एक्सचेंज लॉस, रिवीजन ऑफ एक्सचेंज लॉस। कुछ लोगों की राय होती है एक ही टॉपिक को साथ ही खत्म किया करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा पीछे से रिवाइज होता रहे ज़्यादा अच्छा है। और असल में टॉपिक में जो ऐसे अजीब अजीब चीज़ें डाली होती है ना, तो आखिरी दिनों में अगर वो सारी करवाई जाए ना तो बच्चे का एंड पे टॉपिक ही हिल जाता है। वो कहता है वो यार पता नहीं, ये तो टॉपिक ही पता नहीं कैसा है। तो इसलिए वो कुछ ऐसी चीज़ें सवाल, ये तो कोई मुश्किल नहीं है, ये तो आसान सी एडजस्टमेंट है। वैसे मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। नहीं समीउल्लाह, नहीं, ये नहीं हो सकता जो आप कान में कह रहे हो, उसके हो ही नहीं सकता। ये मुझे मैसेज करके बताओ क्या कह रहे थे। आजकल तो बच्चे नहीं छोड़ते हैं। उस दिन मैं बेगम को बात बता रहा, छोटा बच्चा भी छोड़ गया, तो क्या कह रहे थे हम। आजकल तो बच्चे नहीं छोड़ते, तो हम कहाँ से छोड़ेंगे आपको। हालात बहुत सीख के आजकल बच्चे, पता नहीं ऊपर ऑटो पे, उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ आप नहीं चल सकते। अच्छा जी, अब मैंने उसमें बच्चे को बताया कि जोहर से पहले की 4 सुनते पढ़नी थी, तो कई दफ़ा बच्चे सुस्ती गए। जोहर से पहले की 4 सुनतों का सवाब तहज्जुद के बराबर है। उसने फ़ौरन पूछा अच्छा तहज्जुद का फिर बताएं कितना है, तो अब वो उस वक्त मेरे जहन में आ नहीं रहा था। वो तो बड़े फ़ज़ाइल आते हैं तहज्जुद की किताबों में। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने परचेज किया एसेट 70 रुपये का और उसमें मुझे एक्सचेंज गेन आ गया, कितना? 4 रुपए का। इस सिनेरियो को जरा देखें कैसे टैकल करेंगे। एज पर टैक्स रूल्स, अच्छा पता है स्टोरी क्या होती है, ये भी डेबिट नेचर की चीज है एसेट, और लॉस भी डेबिट नेचर की चीज है। जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है, मेरे से पढ़ा हुआ, उनको भी बताया था कि ये दोनों असल में डेबिट नेचर की चीजें इसलिए ऐड होते हैं। ये भी डेबिट नेचर की चीज है, ये भी डेबिट नेचर की चीज है, लेकिन ये डेबिट नेचर की चीज है और ये, अब ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। अब फिक्रा पता है क्या बनेगा, जो इन दोनों के ऊपर मैं लिखूंगा, एज पर टैक्स रूल्स एक्सचेंज गेन एंड लॉस इज डिडक्टेड एंड एडेड टू कॉस्ट ऑफ रिस्पेक्टिवली। ये कुछ असल में टैक्स रूल्स हैं, टैक्स वाले ये चाहते हैं इन दोनों लाइनों के ऊपर। लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप भी लिखें और इसको याद रखें, लिख लीजिएगा। लॉसेस किस नेचर के होते हैं और एसेट भी, इसलिए टैक्स वाले कहते हैं इन दोनों को जमा करो। लेकिन जब एक्सचेंज गेन आ जाए तो टैक्स वाले कहते हैं ये गेन है, एसेट डेबिट नेचर की चीज है, गेन क्रेडिट नेचर की चीज है, तो इनको नेट करो। अब आप लोग आगे चलने से पहले जरा मुझे बताएं कि ईयर एंड के ऊपर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस की वर्किंग में अकाउंटिंग वाले तो जिद्दी हैं, वो एसेट को 70 पे ही शो करेंगे। 70 माइनस टैक्स वाले एसेट को किस पे शो करेंगे? 60 माइनस गोल करके 4 को, माइनस करके 4 को, गोल करके होता है गायब करके, गोल नहीं करके 4 को। एसेट में से उन्होंने क्या कर दिया? मिनहा कर दिया, मिनहा कर दिया। कोई बच्चा करंट टैक्स की वर्किंग करा दे, बड़ा नहीं बड़े बच्चा, कोई बच्चा बैठा हुआ है तो चले तू करा। फिर किसी को पता है कि एक्सचेंज गेन IAS 21 में इनकम के तौर पे रिकॉर्ड होते थे? अकाउंटिंग वाले इसके इनकम में डाल चुके हैं, टैक्स वाले क्या कहेंगे? माइनस कर दो।
तो करंट टैक्स की वर्किंग में लेस हुआ करेगा। ये टॉपिक क्लोज हुआ। याद रखिएगा ये हमने लिखा है पास पेपर क्वेश्चन नंबर 16 के नीचे, ताकि फिर कभी किसी जिंदगी के मोड़ पर जब आपको रिवाइज कराने लगे और आप ऐसे मुंह खोल के देख रहे हो तो फिर आपका मुंह बंद कराने के लिए ये सफा खोला जाए। मुंह बंद कराने के लिए लॉलीपॉप नहीं खिलाई जाती भाई। सबके लिए लॉलीपॉप मिलती है ऊपर कैंटीन से, मिलती है लॉलीपॉप? ओके टैक्स बेस में क्या किया करना है? लॉस ऐड और गेन माइनस। करंट टैक्स की वर्किंग में लॉस ऐड करके उल्टाने, गेन, क्योंकि ये अकाउंटिंग वालों वाला है। ये उल्टाना क्यों है? क्योंकि टैक्स वाले इसको नहीं मानते। टैक्स वाले इसको एसेट की कॉस्ट में एडजस्ट करते हैं, हम P&L टाइप चीज मानते हैं। टैक्स वाले इसको P&L टाइप चीज नहीं मानते, वो बैलेंस शीट टाइप चीज मानते हैं, और हम इसको P&L टाइप चीज मानते हैं। इतनी लंबी बहस के बाद काश आप एडजस्टमेंट नंबर 2 इस सवाल की 3 खुद ही मुझे कर दें, वरना फिर मैं करवा देता हूं। और बस इसके बाद हमने एक अगला सवाल करना है। ये दोनों एडजस्टमेंट्स अभी हम नहीं कर सकते, अभी हमने ये टॉपिक्स पढ़े नहीं हुए। जी समीउल्लाह वैसे ही बैठे हुए हो? मैंने कहा शायद कुछ बात करने आए हो। वो भाई चले गए, शुक्रिया। ये आपके साथ वाला 10 साल बाद आपके इलाके में आएगा और आपको मैसेज करेगा मैं आपके इलाके में आया हूं। आप क्या मैसेज रिप्लाई करेंगे? प्लीज एंजॉय, या अपना पता बताएंगे? ये ना वैसे डिपेंड करता है उस वक्त आप जिंदगी किस मोड़ से गुजर रहे हैं। हद होती है, गलत बातें। हो गया? चलें। हमारे साल के पहले दिन, सॉरी पिछले साल के पहले दिन नहीं, हमारे साल के पहले दिन, हमारे साल के पहले दिन हमने एक लाइसेंस खरीदा जिसकी लाइफ फन्नी है। लाइसेंस कहते हैं तू मजेगा मैं नहीं मऊंगा, ठीक है? बाहर के मुल्क से किसी से खरीदा है, वो लाइसेंस परमानेंट देते हैं ताहयात। एट 116 मिलियन, एट 100। परचेज प्राइस बताएं, परचेज प्राइस 116। इस तरह ना छोटा छोटा करके सवाल में से डेटा निकाल लिया। परचेज प्राइस 116। अच्छा वो पिछले सवाल में भी इसी तरह किया था, वो वर्किंग मिटा दी मैंने जो इंपोर्ट हुआ था। अच्छा परचेज प्राइस 116। पीएल रिकॉर्डेड अ गेन ऑफ 16 मिलियन। जाहिर बात है अकाउंटिंग वाले तो गेन रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग वाले तो गेन रिकॉर्ड करते हैं। एक्सचेंज गेन 16।
सप्लायर को कितने पैसे दिए? 116, और गेन कितना आया? 16। अकाउंटिंग वाले हमेशा 116 पे ही रखेंगे माय डियर। अकाउंटिंग वाले हमेशा 50 और 70 पे ही रखेंगे। अकाउंटिंग वाले कुछ नेट नोट नहीं करेंगे। अकाउंटिंग वाले कहते हैं जितने का खरीदा खरीदा। अकाउंटिंग वाले किस पे रखेंगे? 116 पे। और टैक्स वाले किस पे रखेंगे? अभी वो अंडर पढ़ने। अंडर टैक्स लॉस फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइजिंग ऑन पेमेंट आर फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस। डिफरेंसेस में गेन लॉस दोनों हो जाते हैं। फिर फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस आर एडेड और डिडक्टेड। मुझे बताएं ऐड क्या होंगे वैसे अगर लॉस आए, और डिडक्ट क्या होंगे? गेन आए। अमोर्टाइजेशन तो देख लेते हैं। अच्छा, अब वैसे तो मैं प्रॉपर यहां नोट करूंगा, अभी जाके वो जो हमारा सवाल चल रहा है प्रॉपर यहां नोट करूंगा चीजें, लेकिन अभी मैं जरा आपको उसी फॉर्मेट पे चला रहा हूं ताकि आप कंफर्टेबल फील करें। इनटेंजिबल एसेट कैरिंग अमाउंट 100। बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, पेपर में ये गलती होती है, 100 रुपए पे रिकॉर्ड नहीं करते। अकाउंटिंग वालों ने परचेज प्राइस पे ही रखना है हमेशा एसेट माइनस अमोर्टाई। ऑब्वियसली इंडेफिनेट लाइफ है, आप मुझे भी कहेंगे अमोर्टाइजेशन 0 कर दें, इंडेफिनेट लाइफ है, माइनस अमोर्टाइजेशन। और करंट टैक्स की वर्किंग में ये एडजस्टमेंट अगर आप कर लेंगे तो मुझे कोई खुशी नहीं होगी। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन उल्टा के टैक्स अमोर्टाइजेशन माइनस, इस एडजस्टमेंट से मुझे कोई खुशी नहीं होगी। मुझे खुशी होगी आप 16 की ट्रीटमेंट मुझे बताएं करंट टैक्स की वर्किंग में। अच्छा, ये तो पिछले पैटर्न पे चलने देना। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन बताएं क्यों? इंडेफिनिट। टैक्स अमोर्टाइजेशन 10%, 10 तो बीवी 90। करंट टैक्स की वर्किंग में इजी मार्क्स लें, एड अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन लेस टैक्स अमोर्टाइजेशन। और जो नया कॉन्सेप्ट आज पढ़ा है उसकी रोशनी में अकाउंटिंग वालों ने गेन में डाल लिया हुआ 16, टैक्स वाले गेन को कैसे उल्टाएंगे? माइनस करके। लेकिन इधर तो नोट ना करें ना, इधर कोशिश करें नोट करने की। अच्छा, उसी तरह सोचें सारा। इनटेंजिबल एसेट अकाउंटिंग वाले किस पे रखेंगे? इल्फाज याद करें, इल्फाज परचेज प्राइस पे नहीं। कॉस्ट तो फिर कंफ्यूजिंग लफ्ज़ है, टैक्स वालों की भी कोई कॉस्ट होती है, अकाउंटिंग वालों की कॉस्ट होती है। अकाउंटिंग वाले किस पे रखेंगे? परचेज प्राइस जमा इंस्टॉलेशन जमा ट्रांसपोर्टेशन, वो तो सब कुछ अपनी जगह है। अकाउंटिंग वाले रखेंगे परचेज प्राइस पे, टैक्स वाले नेट करेंगे। एक्सेलेंट। अगर लॉस होगा तो ऐड करेंगे, गेन होगा तो नेट करके किस पे रखेंगे? 100 पे। माइनस इंडेफिनेट लाइफ की वजह से 0, माइनस 10। इन 116 माइनस, अकाउंटिंग वाले नहीं मान रहे ना अमोर्टाइज करने को, कह रहे इंडेफिनेट लाइफ है। in current tax working accounting depreciation will be उल्टा and tax depreciation amortization will be recorded। ये इजी मार्क्स हैं। लेस कर दें टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन, लेकिन निकाल के दिखाएं एग्जामिनर को। 100 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय, और एक एडजस्टमेंट जो अभी सीखी है हमने, वो एडजस्टमेंट जो है वो जो अभी सीखी है हमने, ये 4-1, लेकिन हमारे सवाल में 4 नहीं है। लेस एक्सचेंज गेन 16। अब जगह जगह छोड़ दें। ये जो है ना प्लान डी इंस्टॉल होना है, तो इसकी बहुत ही आसान एडजस्टमेंट है, इस अटेम्प्ट में आ गई थी। इजी मार्क्स IS 37। और ये जो आज हमने पढ़े ना
कि हमने शेयर्स खरीदे हैं और शेयर्स खरीदे हैं 75 मिलियन के और गेन लेके जाना है OCI में, तो ये एडजस्टमेंट भी मैं आपको करा सकता हूँ, लेकिन अभी IFRS 9 रनिंग में नहीं आया तो इस एडजस्टमेंट को भी रहने दें। तो ये IFRS 9 की एडजस्टमेंट है। तो ये इंशाल्लाह दोनों आसान सी एडजस्टमेंट्स हैं। अब जी आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल शुरू होने लगा है, एंड डेट इज अ क्वेश्चन ऑफ थ्योरी, वेरी इजी क्वेश्चन, अ क्वेश्चन ऑफ थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 17, पेज 422, पेज 422, पेज 422। मेरी मर्जी में जिस मर्जी तरतीब से एडजस्टमेंट्स को लेके चलूं, आप मुझे क्वेश्चन 17 की रिक्वायरमेंट पढ़ दें। डिस्कस हाउ deferred tax related to each of the above matters should be dealt within the financial statements। ठीक है जी। तो थोड़ा सा क्लू मैं दे देता हूं एडजस्टमेंट नंबर 3 करा के, तो फिर इंशाल्लाह आपसे करवाऊंगा बाकी। द फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ टाइटेनियम लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31, अब बड़े आसान से सवाल, रिलैक्स हो जाए, तो हाथी निकल गया, दुम रह गई है बस। फॉर द 31 दिसंबर 2022 आर अंडर प्रिपरेशन, दुम ही नहीं निकलती हमारी। The following matters have been identified which have been implications of deferred tax। करंट टैक्स के एंगल से चीजें डिस्कस नहीं करनी, सिर्फ डेफर्ड टैक्स के एंगल से करनी है डिस्कस। आसान सी एडजस्टमेंट है, पढ़ लें। पॉइंट 3, ठीक है जी, कुछ भी नहीं है ना। अकाउंटिंग वाले क्या कह रहे हैं, इसको एक्सपेंस में डाल दो, और टैक्स वाले कह रहे हैं, वैसे तो भालू टाइप एडजस्टमेंट है, लेकिन इसको भालू कहने की जरूरत नहीं क्योंकि इतनी इजीली समझ आ रही है कि कोई मसला नहीं है। डेवलपमेंट को अकाउंटिंग वाले एक्सपेंस में डलवा रहे हैं और टैक्स वाले आहिस्ता आहिस्ता अमोर्टाइज करवा रहे हैं। तो चलें जी, आप लोग रजिस्टर पे एडजस्टमेंट 3 से ही शुरू कर दें, कोई मसला नहीं। एडजस्टमेंट नंबर 3, अच्छा 7-8 लाइनें छोड़ दें, 7-8 लाइनें थ्योरी लिखने के लिए, छोटी छोटी नीचे वर्किंग करते रहता हूं मैं। डेवलपमेंट कॉस्ट, ये वर्किंग आपकी मर्जी है, करें ना करें, आई कैप ने नहीं की भी, क्योंकि आपको पता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अगर मैं अभी जबानी पूछूं ना कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बता दें, तो वो वर्किंग किए बगैर बता सकते हैं। कोई है ऐसा क्लास में तो मुझे बता दे, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस। कैरिंग अमाउंट 0 और टैक्स बेस, और इसी तरह ये लोग टीटीडी डीटीडी भी सोच सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अगर यूज टू हो जाए। लेकिन अभी पहली क्लास है थ्योरी के सवाल की, तो बिला वजह थ्योरी के पंगे ना लें, आप न्यूमेरिकल की तरतीब से ही थ्योरी चलाएं। तो कैरिंग अमाउंट 0, क्यों माय डियर भाई 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 भाई, इसलिए कि डेवलपमेंट को हमने कहाँ डाल दिया, एक्सपेंस में। बैठे हो तो मैं सोने नहीं दूंगा इंशाल्लाह। टैक्स बेस, टैक्स बेस बोलें 20 माइनस इज 18, डिफरेंस। अकाउंटिंग वाले 0 डेप्रिशिएट करेंगे, टैक्स वाले 18 डेप्रिशिएट करेंगे, तो डिडक्टेबल इन फ्यूचर। टैक्स रेट भी दिया हुआ सवाल में 30, टैक्स बताएं 6.3, DTA, ओके, deferred tax asset। By raising your hands, discuss the deferred tax implications। भाई इसी सारे को ना इंग्लिश बना दें। कैरिंग अमाउंट ऑफ 0 विल अपीयर, बल्कि इस तरह लिखना ज्यादा बेहतर होगा, तो कैरिंग अमाउंट विल बी 0 एज इट इज एक्सपेंस्ड आउट, एज इट इज भी लिखने की जरूरत नहीं, बस कैरिंग अमाउंट विल बी 0। हाउएवर टैक्स बेस विल बी 20 माइनस 2, दैट इज 18। एज द, अब वो रूल लगा दें, रूल नंबर 3, एज द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन टैक्स बेस ऑफ एसेट, देयरफॉर इट इज डिडक्टेबल। अब रूल लगाने हैं, अब लॉजिक्स नहीं देने बैठ जाना, because in future we will deduct 0 and tax authorities will deduct 18, so in future the current tax working there will be 18 zyada less, so the 18 more less the more deduction,
Therefore, I hereby conclude that it is deductible temporary difference and time for remaining question is not left. Sorry. I hope this logic will work for remaining question as well, my dear examiner. तो लिखना शुरू करें. Carrying amount will be 0 and tax base will be ₹18. ब्रैकेट में लिखें 20 - 2. और आगे लिखें as the carrying amount is less than tax base of asset as the carrying amount of asset is less than its tax base, so there will be a deductible temporary difference of 18 which will result in creation of, बोलें, which will result in creation of, बेटे का नाम, deferred tax asset of 6.3 as on, पता नहीं as on क्या, as on 31 दिसंबर 22, which will result in deferred tax asset as on 31 दिसंबर 22. समीउल्लाह को बुलाओ. ओके. यार एक थोड़ी सी चीज थी जो कि ना ये फास्ट यूनिवर्सिटी मस्जिद में देखा नमाज कितने बजे, 5:30 बजे, तो हम इंशाल्लाह 5:15 तक इनको फ्री कर देंगे. इधर तो 5:15 है ना, देखो जाओ ना, चले जाओ, मान जाओ. अच्छा, आप लोग इधर देखें, मैं अपनी बात की उससे. अब मुझे आप ये बता दें, अल्लाह करे उधर भी 5:15 हो, अल्लाह करे उधर भी 5:15 हो, उसके बाद आ जाएंगे. मतलब इधर पढ़ के बाद में आ जाएंगे, हमें कौन सी जल्दी है. अच्छा हाँ, आगे चलें, आदत डालें भाई मस्जिदों में जाने की. अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि क्या कहते हैं, एक छोटी सी डिस्कशन वैसे आई के अपने और की हुई है, उसके लिए छोटा सा एक रफ वर्किंग में टी काउंट बनाएं. असल में उसने ना डेफर्ड टैक्स एज ऑन का लफ्ज कहीं नहीं लिखा हुआ, उसने ना अजीब सा लफ्ज लिखा है, डिस्कस द इंप्लीकेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स दैट शुड बी डेल्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर P&L बैलेंस शीट दोनों, दैट इज नॉट इन बैलेंस शीट. अगर बैलेंस शीट तक होता ये काफी था. अब इसका टी काउंट बना के हर एक का जरा कैरी डाउन अलग अलग निकाल के पेपर में देखेंगे. कैरी डाउन कितने, 6. इस वजह से बताएं खुशी आ रही है या गम आ रहा है. वैसे आपको पता है जब भी एसेट क्रिएट हो तो खुशी ही आती है. तो एक लाइन जरा ये भी किसी तरह लिख के आए, इन P&L इस तरह ना लिखिएगा, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस विल बी रिवर्स्ड. यहां मैं वैसे ज्यादा बेहतर फिक्रा कहूंगा, डेफर्ड टैक्स इनकम विल बी रिकॉर्डेड. आई कैप भी इसी तरह लिख रहा है. इन P&L deferred tax income of ₹6.3 will be recorded. In P&L deferred tax income of 6.3 will be recorded. जी नहीं तो ये क्या वो उधर के इमाम साहब का नंबर है. अच्छा, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में 5:30 है. चलो ये तो और ज्यादा करीब है. अच्छा 6.3, तो ये एक छोटी सी लाइन और डाल लें. इसके कोई अगर इससे एडजस्टमेंट के 3 नंबर थे तो आधा नंबर इस लाइन का भी होगा. अब पैटर्न आपको पता चल गया. अब हम अगली एडजस्टमेंट की तरफ मूव करते हैं. ये जी आज सुबह की क्लास में IFRS 9 पढ़ा है. अब इस एडजस्टमेंट को आप कर दें. एडजस्टमेंट नंबर 1,
जी बिल्कुल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं इसलिए पी एंड एल बैलेंस शीट दोनों है, यही मैंने भी कहा है। हमें तो पता नहीं चलेगा एज बैलेंस, वो तो नहीं लिखा हुआ ना, क्या कहते हैं, मतलब ये कि बैलेंस शीट का लफ्ज या पी एंड एल का लफ्ज नहीं लिखा हुआ ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। हो गया, लिख लिया, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस। माय डियर लिखो ना, लेकिन पता चल गई कितनी है, बस ठीक है, वेल डन। कैरिंग अमाउंट कितनी है? टीएल एक्वायर्ड एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या होती है बताएं, आज की क्लास पढ़ी थी, परचेज्ड शेयर्स फॉर 85 million which was subsequently measured at FVTPL। आज की क्लास ली थी, which was subsequently measured at FVTPL। बाद में इसको किस मॉडल पे रखा है? FVTPL। TPL नहीं, ये TPL कुछ नहीं है, FVTPL, इन्वेस्टमेंट इन शेयर। TPL को TL भी बना देना आपने पेपर में। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 85, TL रिकॉर्डेड गेन ऑफ 20 million, तो कैरी डाउन क्या निकाल लूं? ये बिल्कुल आज की सुबह वाली क्लास वाला जो है वो काउंट। अंडर टैक्स लॉस गेन इज टैक्सेबल ऑन सेल। टैक्स वाले कहते हैं इस गेन पे तभी टैक्स लगाएंगे जब कभी बेचेंगे। चलें, जी कैरिंग अमाउंट 105, टैक्स बेस 85। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। टीटीडी कितना आ गया? 20। ये इंशाल्लाह IFRS 9 में आपको एक दो दिन में मैं बता भी दूंगा। हम 105 को एसेट रिकॉर्ड करें, वो 85 को, बाकी 20 वो भी कभी इनकम में डालेंगे जब कभी बिकेगा। फिलहाल तो उन्होंने 20 को इनकम में नहीं डाला। रेट 7। अब इजी मार्क्स तो पिछले सवाल की तरह आप ले लीजिएगा, वो मैं नहीं लिखवा रहा, वो इजी मार्क्स हैं। द कैरिंग अमाउंट इज 105 एंड द टैक्स बेस इज, एज द कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस। तो एज पर रूल 1 का लफ्ज पेपर में नहीं लिखना, जहन में सोच लेना। सो एज पर रूल 1, 20 इज अ टैक्सेबल टेम्परेरी which will result in a deferred tax liability as on 31 दिसंबर 2022। और ऑब्वियसली फिर खर्चा बुक होगा ना, चेक करके देख लें, अकाउंट बनाने बना लें, नहीं बनाना ना बनाएं, अकाउंट बना के देख लें, खर्चा बुक होगा। 7 डालें, इसको बैलेंसिंग निकालें, 7, आखिरी लाइन डाल लें जो डालनी है। Therefore a deferred tax expense of 7 will be recorded in P&L। P&L, ये P&L है। Therefore a deferred tax expense of ₹7 will be recorded in P&L। उससे पहले जो फिक्रा मैंने नहीं लिखवाया वो था कैरिंग अमाउंट इज 105, टैक्स बेसिस 85, इट विल रिजल्ट इन टीटीडी व्हिच विल रिजल्ट इन डीटीएल। चलें जी, एक और जरा इजी से मार्क्स मारें, एडजस्टमेंट नंबर 4। वैसे मजा आ रहा है, इसी तरह बिठाई रखें, कोई एक दो और सवाल भी करा दें असर के बाद। नहीं वाली ऑप्शन तो नहीं होती, मतलब हाँ करना होता है ऐसे मौकों पे। PL रिसीव गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 12 million related to an equipment FR1। The grant is recorded in income over होले। टैक्स लॉज वाले कहते हैं ग्रांट इज
एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। वो तो परमानेंट डिफरेंस है, लेकिन माय डियर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस तो बतानी है ना, ये तो नहीं करना कि कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस नहीं बतानी। ओरिजिनेट किस पे हुई थी? गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा, इसको इसको क्या करते थे आप लोग? नाम बैलेंस शीट में इसका क्या रखते थे FR1 में? यानी ग्रांट आ गई 12 की, 12 में से 4 इनकम में ले गए, 8 बच गई, 8 को बैलेंस शीट में किस नाम से डालते थे? डेफर्ड, डेफर्ड ग्रांट, डेफर्ड लाइबिलिटी, जो मर्जी नाम रख लें, डेफर्ड ग्रांट लायबिलिटी होती है ये। कितना मिला, कितना इनकम में इस साल ले गए? 1/3, 4। कितना बाद में इनकम में लेके जाएंगे? 8। लेकिन ये ग्रांट क्या है? अब टैक्स बेस क्या लूं तो डिफरेंसेस ना आए, वही वाला सिनेरियो, वो जो अजीब वाला सिनेरियो होता था, मजबूरन हमें टैक्स बेस बराबर लेनी पड़ेगी ताकि डिफरेंसेस, क्योंकि टेम्परेरी डिफरेंस नहीं है ना। एक बार याद रखिएगा, परमानेंट डिफरेंसेस पे डेफर्ड टैक्स आता ही नहीं। डेफर्ड टैक्स किस पे आता है? अच्छा, अब ये ना लिख के आए कि देयर आर नो डेफर्ड टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस, हल्का सा लिख आए, द कैरिंग अमाउंट ऑफ डेफर्ड ग्रांट इज 8 million and its tax base will also be rupees 8 million। बराबर लेंगे ना, यही तो एग्जेम्प्ट इनकम्स और रिडक्शन नॉट अलाउड का रूल था। द कैरिंग अमाउंट ऑफ डेफर्ड ग्रांट इज 8 million and its tax base is also 8 million, so there is no deductible or taxable temporary difference। So no deferred tax will arise, so no deferred tax will arise, इसलिए डेफर्ड टैक्स नहीं आएगा। भाई जल्दी फ्री हो जाएंगे, पता करो 5 बजे कहीं नमाज है, नहीं 5:15 ही। बच्चों को खुश भी तो करना होता है ना, थोड़ी देर में जल्दी फ्री हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, ये तो आप लोगों ने आखिरी चीज मुझे बतानी है। अब आगे टी काउंट मानने की जरूरत नहीं, बस ये एडजस्टमेंट इतनी सी थी बस। अब डेफर्ड टैक्स है ही नहीं तो बैलेंस शीट और P&L की डिस्कशन क्या करनी है? 0.5 माशाल्लाह मशहूर जमाना है, अभी अभी आप सवाल में करके आए हैं। हाँ जी बताएं भाई। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस तो नहीं होती इनकी, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस नहीं होती, नहीं सेम नहीं होती, प्लीज कभी नहीं होती, नेवर। अनयूज्ड लॉसेस कितने हैं? 260 लॉसेस कहते हैं मैं अगले 6 साल तक माइनस कर सकता हूं। अगर अगले 6 साल में प्रॉफिट आए तो मैं उनमें से माइनस कर लूंगा। तो 260 ज़रब आपको बताया था डायरेक्ट, इस पे डेफर्ड टैक्स एसेट आता है, बस दरमियान में कुछ भी नहीं करना होता पेपर में, डायरेक्ट इस पे डेफर्ड टैक्स एसेट आता है। हाथ खड़ा करके बताएं कि फ्यूचर में प्रॉफिट्स आने की उम्मीद है या नहीं है? हाथ खड़ा करके बताएं, तसल्ली से हाथ खड़ा करके बताएं। है वाले हाथ खड़ा करें कि फ्यूचर में प्रॉफिट्स आने की उम्मीद है, नहीं वाले हाथ खड़ा करें, और कोई बात करें, कोई तीसरी बात करें। एक्सेलेंट भाई, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस में थोड़ा सा क्वेश्चन लिया करें अगर सवाल सीधे रास्ते पे नहीं डाल रहा। पिछले
तीनों सवालों में उसने बताया होता था फ्यूचर में प्रॉफिट्स आने की उम्मीद है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट सफिशिएंट प्रॉफिट्स विल बी अर्न्ड, बता रहा था सवाल। पेज 420 पर भी, ड्यू टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी, कम प्रॉफिट आने की उम्मीद है। इट इज प्रोबेबल दैट प्रॉफिट्स विल बी अवेलेबल। अल्हम्दुलिल्लाह एक अपना आप बताने लग गया हुआ है कि फ्यूचर में प्रॉफिट्स आने हैं या नहीं आने हैं। अगर आने हैं तो डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया करेंगे, अगर नहीं आने तो डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं बनाया करेंगे। बट इट इज अ क्वेश्चन ऑफ थ्योरी। और देखें उसने नहीं बताया फ्यूचर में प्रॉफिट्स आने हैं या नहीं आने, उसने बस एक चीज बताई है, अगर 6 सालों में प्रॉफिट, ये रूल है, वैसे टैक्स फॉर्म में भी पढ़ा था, ये रूल है कि ये लॉस अगले 6 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और किसी भी साल प्रॉफिट आया उसमें से माइनस कर लेंगे। आने हैं या नहीं आने ये उसने नहीं बताया। अब मैं इंग्लिश का फिक्रा बनाने लगा हूं, वो जरा पहले सुन लीजिएगा, बाद में फिर नोट कीजिएगा। So if the future expected profits are available in next years, then we will create a deferred tax asset of 91 million, unused losses of 260 into 35%, and P&L will show a खुशी of 91। अब अगला पैरा, however if no future profits are expected then we will not, अब रिवर्स साइड में जीरो ही डिस्कस कर सकते हैं ना। however if no future taxable profits are expected in next 6 years then we will not create any deferred tax asset, but now at the end of each next year we will reassess, ये भी लाइन आपको पढ़ाई थी एक दफा, that whether the profits may be available, और अगर फ्यूचर में रीअसेस करके पता चल गया प्रॉफिट्स आने हैं, then we can record deferred tax asset in future। अभी नहीं, हर साल रीअसेस करें फ्यूचर में प्रॉफिट आने हैं या नहीं आने हैं। हो सकता है अगले साल ही आपको पता चल जाए कि अकाउंटेंट पैसे चोरी कर रहा था, आप अकाउंटेंट को निकाल दें, तो वो जो अंदाजा लगाया था फ्यूचर में प्रॉफिट्स नहीं आने, वो अंदाजा आपका बदल गया, तो अंदाजे को रिवाइज करते रहें, कोई मसले ऐसी बात। पहले नोट करें पॉजिटिव थिंकिंग कि फ्यूचर में प्रॉफिट्स आने हैं। इफ future taxable profits are expected, if future taxable profits are expected, मैसेज करो, if future taxable profits are expected in next 6 years, बता दें कि आगे, then we will create a deferred tax asset of 91 as on 31/12/22 on unused loss of 260, ब्रैकेट में लिख दें, into 35% वगैरह। And in this case, P&L will show, देखें जरा खुशी है या गम में, carry down 91, P&L will show a deferred tax income of 91 million. However, if no future taxable profits are expected in next 6 years, 6 साल के बाद अगर आगे तो हमें कोई फायदा नहीं है ना। However, if no future taxable profits are expected after 6 years, then
We will not create any deferred tax asset देखें इधर, फिर फ्यूचर में प्रॉफिट जीरो है ना, लॉस तो हमारा 260 पड़ा हुआ है लेकिन फ्यूचर के प्रॉफिट जीरो है. देन वी विल नॉट क्रिएट एनी डेफर्ड टैक्स एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 2022. However, we will not record any deferred tax asset as on 31 December 22. However, at end of each next year, we will reassess. At end of each next year, till 6 years लिखना है लिख दीजिएगा, बस छोड़ें आप कितनी जाए. However, at the end of each year, each next year, we will reassess the recognition of deferred tax asset. आखिरी लेफ्ट लिखना है लिख देना, नहीं लिखना इन केस फ्यूचर प्रॉफिट्स आर एक्सपेक्टेड, बस छोड़ें. अच्छा चलें जी, आखिरी एडजस्टमेंट ये मैंने इसलिए रखी हुई थी एंड पे, क्या आसान सी एडजस्टमेंट है. रीवैल्यूएशन छोड़ें, यहां से ना देखें ना दूसरों को. एक दफा मैं जरा थ्योरी से दिखा देता हूँ. थ्योरी में भी कुछ इसी तरह का लिखा होगा, वरना फिर दूसरे रजिस्टर से क्लास के बाद लिखिएगा देख के. अभी अगले पे फिर फोकस करें. कौन सा सवाल था? Tax loss of 260 shall result in deferred tax asset of 91. The deferred tax asset shall be recorded to the extent that future profits will be available, against which unused losses can be utilized. If TL will earn sufficient profits within next year, the deferred tax asset should be recognized and corresponding amount should be taken to P&L. Or if TL is not expected to earn sufficient profit in future, then deferred tax asset would not be recognized and will be reassessed for recognition at each year end. Till 6 years उसने भी नहीं लिखा, अब कितनी डिटेल में जाया करें. अच्छा ये एडजस्टमेंट रोक के रखी हुई थी क्योंकि आसान थी, रिवैल्यूएशन वाली. ये तो आपको बच्चों वाली लगेगी. बताएं जी, किस साल एसेट खरीदे? हमारे साल खरीदे या पिछले साल खरीदे? हमारे साल. वेल डन. हमारे साल हमने खरीदा है फैक्ट्री बिल्डिंग 1200 की इन 2022. चलें जी, आखिरी कॉलम कौन सा होता था? नेट सरप्लस. वी परचेज बिल्डिंग फॉर 1200 इन 2022. which was depreciated by 80. डेट ऑफ परचेज नहीं दी हुई, लेकिन ठीक है हमारे साल ही की है. डेप्रिसिएशन भी दे दी है. डेट ऑफ परचेज, डेप्रिसिएशन भी तो 31/12 को ही चार्ज की होगी ना. डेट ऑफ परचेज नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है. द फैक्ट्री बिल्डिंग वाज रीवैल्यूड टू 1260. was revalued to 1260. चलें ट्राई करें अब रीवैल्यूएशन. और एंड पे क्या करना है? 140 को फारग कर देना और इसको ब्रेक कर दें 49 एंड 91. Under the tax laws, depreciation at the rate of 10% is allowed as tax expense, while revaluation will never affect taxable profits. Revaluation का कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
अब क्या करें, टैक्स वाले किस पे डेप्रिशिएट कर रहे होंगे? कॉस्ट पे। कॉस्ट कितनी थी? 1200। जी, कैरिंग अमाउंट यार जाने दो यार, ये वाली उठाते होते थे आप, कई सवाल हमने किए थे। ये भी है ना, 1200 कुछ बोल रहे हैं इसलिए मैं कहता हूँ। 1260 टैक्स बेस 1200 माइनस, ये तो आसान सी डेप्रिसिएशन है ना, कैलकुलेटर के बगैर ही निकाल लें। 10% 120 1000 180 लिखें जी। द कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी इज 1260। सर आप क्लास कंटिन्यू रखें, बाहर बहुत तेज आंधी है। अच्छा कोई नहीं भाई, जरूरी तो नहीं कि आंधी में हम क्लास जो है वो जारी रखें, हम क्लास खत्म करें, हमने सोच लिया। अब प्रिंसिपल साहब को बता दें, अब फिर अब क्या कर सकते हैं हम। अच्छा तो हाउएवर द टैक्स बेसिस 10। हाँ मैं बस निकलने लगा हूँ, ये अभी बच्चों ने छोड़ दिया, इंशाल्लाह थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ। एंड द टैक्स बेस इज 1080। सो देयर विल बी a, लिख लेना, द पीपी द कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी इज 1260, हाउएवर द टैक्स बेस इज 1080। ब्रैकेट में वर्किंग का रेफरेंस दे दें या जैसे भी कर दें। देयर फॉर अ, सही कह रहे हो, देयर फॉर देयर विल बी a taxable temporary difference of 180, which will result in हाँ जी deferred tax liability of 63। However, in P&L we will only tax, वो तो फिगर आज और होगी, सबर करें। अब मैं बताता हूं, इसको जगा दें, ये सोच चुका था, इसको जगाएं, ये सो चुका था। जनरल एंट्री करें स्काई ब्लू पट्टी की, और आज की क्लास की सबसे ट्विस्टिंग चीज आने लगी है। पीपीई डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस, वार्म अप की एंट्री भी होनी है। एंट्री सवाल ने कौन सी मांगी हुई है? कोई नहीं मांगी हुई सवाल ने एंट्रीज। डीटीएल डेबिट और सरप्लस इन कैरी डाउन 60। आपको याद है इधर एसेट अकाउंट आता होता था, डीटीएल को, और बैलेंसिंग डीटी लेना है, ये लेना है बैलेंसिंग डीटी। अच्छा इतनी छोटी छोटी चीजों में भी पुराने वाले ख्याल रखने पड़ेंगे, वो तो ख्याल हमारे माइंड से जा चुके थे, हमें तो भूल गया था कि आपने एक दिन बताया था स्काई ब्लू पट्टी से डीटीएल के अकाउंट में कुछ जाता है जी। लिखें, however P&L will show an expense of
हाउएवर बैलेंस शीट में आज और जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा 63। हाउएवर पी एंड एल विल शो अ डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस ऑफ ओनली, बोले 14 million as calculated below and below above. However, P&L will show a expense of 14 as calculated below. अच्छा बस अच्छा मुझे आप ये बताएं, अभी आपके सवाल में, अच्छा मुझे ये बताएं कि ऐसा कब हुआ करेगा, यानी टी काउंट कुछ और बता रहा है, एक्सपेंसेस में कुछ और जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे, जब जब ओसीए के आइटम आया करेंगे तो कैरी डाउन ऑब्वियसली कुछ और होता है और एक्सपेंस में कुछ और जाएगा, इसकी रिवीजन कर लेंगे, ठीक है जी।